हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की तारीख में एक ही ऐसा मुद्दा है जो दुनिया में हर एक स्थान पर बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और वो है बांग्लादेश संकट। तो हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे बांग्लादेश संकट की। आप जानते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है और वहां पर सेना ने शक्ति अपने हाथ में ले ली है। हम यहाँ पर एक एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी देश में अगर सेना शक्ति अपने हाथ में लेती है तो ये मान करके चलिए कि वो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र जहां पर खत्म हो जाता है वहां सैनिक शासन के साथ साथ तानाशाहीपूर्ण शासन व्यवस्था अस्तित्व में आती है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और जल्द ही वहां पर चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, लेकिन ये जो हो रहा है उसके पीछे सब कुछ सेना का हाथ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत और इसके इर्द गिर्द जिन देशों में वर्तमान समय में इस प्रकार की व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, वो भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ा। इसी दरमियान बीच में एक और चीज चर्चा का विषय है, वो है बेगम खालिदा जिया। वो कौन है, वो कब कब तक प्रधानमंत्री रही है, एक एक करके इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे शेख हसीना, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो शेख हसीना है जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है। शेख हसीना का संबंध एक ऐसी पार्टी से है जो कि बांग्लादेश की जन्मदाता पार्टी है, हम उस पर भी आएंगे। प्रधानमंत्री रही है 1996 से लेकर के 2001 तक, 2009 से लेकर 2024 तक, और 2024 के जनवरी में एक बार फिर ये प्रधानमंत्री बनकर के आई है। इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा 5 अगस्त को और इन्हें भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। क्यों, इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा। इनके पुत्र हैं सजीव वाजेद, इनकी क्या भूमिका है इस पर भी हम बात करेंगे। अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री वहां के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है। यहां पर भी इस बिंदु पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि बांग्लादेश की एक प्रधानमंत्री, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़े, किसी दूसरे देश में जाना पड़े, ये सब कुछ क्यों हुआ है। 1996 से 2001 और 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रही, फिर 2024 से लेकर अभी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर आ गई। एक लंबा राजनीतिक सफर कहा जा सकता है इनका प्रधानमंत्री के रूप में। और जिन्होंने इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर काम किया हो, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपने ही देश को छोड़ना पड़ा। हम तो ये कहेंगे कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश की तरफ भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, और फाइनली भारत वह देश जिसने कि इन्हें शरण दी है। तो हम शेख हसीना पर चर्चा करते हैं। थोड़ी सी देर बाद मैं आपको कुछ विस्तार पूर्वक इन पर और बातें बताऊंगा। इस्तीफा क्यों दिया, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर वहां की सरकार ने, यानी कि शेख हसीना की सरकार, अवामी लीग पार्टी की सरकार, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो भी बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के शहीदों के वंशज हैं, उनकी संतानें हैं, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इस मुद्दे का विरोध हुआ। विरोध होने के पश्चात चारों तरफ हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। सरकार को इस आदेश को वापस लेना पड़ा। सरकार ने आदेश तो वापस ले लिया, लेकिन हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अचानक इस प्रकार से एक आंदोलन जन्म लेता है, और जिस कारण से जन्म लेता है वो कारण भी अगर समाप्त हो जाए फिर भी वो आंदोलन जारी रहे, तो इसके पीछे क्या कारण होगा। इसके पीछे निश्चित रूप से बाहरी शक्तियां काम कर रही है। यानी कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें चीन की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये सभी देश वो हैं जो इस समय भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत को मजबूत ताकतवर होता हुआ देखना चाहता है। इसलिए ये सभी चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां बांग्लादेश में होती है, तख्ता पलट होता है, वहां सरकार बदलती है, तो भारत के लिए नुकसानदायक होगा। क्यों? क्योंकि जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रही है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कई समस्याओं का समाधान हुआ है, आपस में रिश्ते सुधरे हैं,
दोनों को एक दूसरे को व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ हुआ है और इस दृष्टिकोण से भारत हमेशा बांग्लादेश को महत्व देता रहा है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को महत्व देता रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे एक और जो मैंने कहा कि सब सजीव वाजेद जो उनके पुत्र हैं, तो वाजेद उनके पुत्र ही नहीं, साथ ही साथ वो इनकी पार्टी के प्रमुख सदस्य भी हैं, इनके सलाहकार भी हैं और इनके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट जारी किए गए थे। इन्होंने कहा था कि हम अब वापस राजनीति में नहीं आएंगे, यानी कि उनकी माताजी अब राजनीति को त्याग देगी, वो वापस राजनीति में नहीं आएगी। तो क्या होगा, क्या वो वापस राजनीति में नहीं आएगी? कई कई जगहों पर तो ऐसे भी स्टेटमेंट सुनने में आए हैं कि उनका ये कहना था कि हमारी माताजी ने यानी कि शेख हसीना ने त्यागपत्र ही नहीं दिया, उन्हें तो जल्दबाजी में वहां से जान बचाकर भागना पड़ा है। तो होगा क्या, इस सच्चाई का तो हमें आगे खुलासा पता चलेगा। अभी हम बात कर सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे एक सरकार भी गठित कर ली गई है। सरकार जिसके नेतृत्व में गठित की गई है उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो क्या मोहम्मद यूनुस शांति स्थापित कर पाएंगे? बांग्लादेश में जो कुछ घटित हो रहा है क्या वो उसको रोक पाएंगे? क्योंकि इस समय जो बांग्लादेश के हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, अमानवीय अत्याचार उनके ऊपर किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां पर घर जलाए जा रहे हैं, वहां के बड़े बड़े आर्टिस्ट और क्रिकेट प्लेयर जो हैं उनको तक नहीं बख्शा गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बांग्लादेश की एक तरह से सेवा की है। जैसा कि आप जानते हैं लिटन दास जो इंडियन मूल के हैं, बांग्लादेश में हैं और वहां उनके साथ क्या हो रहा है, उनके घर को जला दिया गया, आज वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक वहां के सिंगर के साथ में हुआ है जो कि लगभग 300 प्लस कुछ गाने जो है वहां पर गा चुके हैं, बांग्लादेश के लोग जिन पर झूमते थे, आज उन्हीं के घर को जला दिया गया है। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन शांत बैठा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शांत बैठा है। ये सब शांत क्यों है? इन सब मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा बांग्लादेश का उदय, बांग्लादेश का जन्म किस प्रकार से हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि शेख हसीना का संबंध एक ऐसी पार्टी से है जो कि बांग्लादेश की जन्मदाता पार्टी है। बिल्कुल ठीक है। आप जो मेरे पीछे यहां पर ये नाम देख रहे हैं, ये जो चेहरा देख रहे हैं, वो किसका है? वो है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने अवामी लीग पार्टी की स्थापना की थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जन्मदाता माने जाते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहकर के पुकारा जाता है। कारण यह है कि बांग्लादेश भारत की आजादी के पश्चात पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान जो वर्तमान समय में है ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में एक वक्त ऐसा आया जबकि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बना। इसमें भारत की बहुत अहम भूमिका थी, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं, शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने अवामी लीग पार्टी का गठन किया, जिन्होंने 1970 के पाकिस्तान के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर जीत दर्ज की और वो भविष्य के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन उस समय वहां शासन था, सैनिक शासन। याहिया खान ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया। उस समय उन्होंने भारत से अपील की थी। देखिए भारत की क्या भूमिका है अभी आपको पता चलेगा। यहां पर भारत से अपील की थी कि मुझे स्वतंत्रता दिलवाई जाए, मुझे जेल से बाहर निकलवाया जाए और हमारा जो ये क्षेत्र है उसे एक स्वतंत्र देश बनवाया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। पाकिस्तान को हथियार डालने पड़े, उसकी सेना को हथियार डालने पड़े और 90,000 से अधिक सैनिकों ने ढाका में आत्मसमर्पण किया और उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। उस बांग्लादेश के पहले शासनाध्यक्ष यही बने शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान 1971 से 1975 तक शासनाध्यक्ष रहे, लेकिन 1975 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या कहा जाता है कि सेना ने रहस्यमय तरीके से की थी। अभी तक नहीं पता है कि हत्या किसने की थी, बट रहस्यमय हत्या हुई थी। इनकी फैमिली के लगभग सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनकी पुत्री शेख हसीना उस समय देश से बाहर लंदन में पढ़ने के लिए गई हुई थी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, वहां ये अपनी पढ़ाई कर रही थी। उस समय भारत में सरकार थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने
बातचीत की शेख हसीना से, उन्हें भारत में बुलाया गया, भारत में उनको सुरक्षा प्रदान की गई और भारत में नाम बदलकर लंबे समय तक रहने के पश्चात शेख हसीना ने बांग्लादेश में प्रवेश किया, बांग्लादेश की राजनीति में प्रवेश किया और उसके पश्चात वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनकर के उभर कर सामने आई। मतलब वही व्यक्ति जिसको मौत के घाट उतारा गया, वही व्यक्ति जो कि एक समय बांग्लादेश का जन्मदाता था, उसी व्यक्ति की पुत्री शेख हसीना जो थी वो राजनीति में आती है और राजनीति में एक बार अपनी मजबूती से पकड़ बना लेती है। बांग्लादेश में हमने ये देखा है दो पार्टियां जनरली जो है वो एक दूसरे के कंपटीशन में रही है, जहां एक और अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है, वहीं दूसरी और एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संबंध है बेगम खालिदा जिया का, जिन पर अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस जन्म के निर्माता मतलब बांग्लादेश के इस आंदोलन के निर्माता, बांग्लादेश को जन्म देने वाले व्यक्ति, जिनकी मूर्तियों को इस समय बांग्लादेश के अंदर तोड़ा जा रहा है, जिनकी मूर्तियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये बांग्लादेश के लोगों को क्या हुआ है समझ में नहीं आता। मतलब हो सकता है कि आपका विरोध हो सकता है उस पार्टी के प्रति आपका विरोध हो, लेकिन क्या इस प्रकार का रवैया ठीक है? क्या आप मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं? ये सब कुछ इस समय बांग्लादेश में चल रहा है। अब यहां देखेंगे हम भारत और बांग्लादेश के संबंध, क्योंकि हमारे आज के सेशन का एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो यही है कि अगर बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जी हाँ, भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कारण सीधा सा है कि ये शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब जब रही है तब तब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना का ये मानना है कि बांग्लादेश भारत के हित में है। भारत के हितों को देखते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने चीन के साथ में भी कुछ ऐसे समझौते जो चीन लगातार दबाव डाल रहा था कि बांग्लादेश को करने चाहिए, बांग्लादेश ने नहीं किए, क्योंकि वो भारत के हित में चीन के साथ उस प्रकार के समझौतों पर काम नहीं करना चाहता था। ऐसा ही अमेरिका चाहता था कि वो बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों में अपने नेवल बेसिस बनाए, लेकिन वहां पर भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो अमेरिका भी नाराज था। इस तरह से चीन और अमेरिका दोनों की नाराजगी जो थी वो शेख हसीना पर काफी भारी पड़ी। वर्तमान समय में शेख हसीना जो कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुई है, उन्होंने एक जगह पर यह कहा भी है कि अगर मैंने अमेरिका की बात मान ली होती तो आज मैं सत्ता में होती, और आज ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे अमेरिका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इस पर तो हम बात करेंगे, बट पहले हम चर्चा कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों की। देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। वर्तमान समय में भारत जिन वस्तुओं को निर्यात करता है उसमें अमेरिका के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक मुनाफा है। अगर बांग्लादेश में इस प्रकार से इतनी सारी चीजों को बेचा जा रहा है तो भारत को इससे लाभ हो रहा है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। फिर भारत कहीं ना कहीं जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, उस हिंद महासागर के क्षेत्र में एक ऐसे अच्छे मित्र के साथ अपने संबंध रखना चाहता है जो कि इस समुद्री क्षेत्र में भारत की शक्ति के लिए बहुत अहम हो जाता है। आप जानते हैं पिछले कुछ समय से चीन लगातार यहाँ पर अपनी आवाजाही बढ़ा रहा है। चीन यहाँ पर अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस हेतु चीन ने लगातार बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सभी देशों के साथ में अपने संबंधों को काफी बदला है। मतलब यहाँ पर अपने हस्तक्षेप को काफी बढ़ाया है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन देखिए पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, उस पर लगभग अपना नियंत्रण कर चुका है। इसी प्रकार से हम्बनटोटा एक बंदरगाह जो श्रीलंका का है लीज पर ले रखा है, 99 वर्ष की लीज पर। ऐसा ही कुछ उसने मालदीव के साथ में भी कर रखा है। तो वो समुद्री क्षेत्र के अंदर अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करे। और इसी दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उन्होंने भी बांग्लादेश को काफी अहम दर्जा प्रदान किया है। लेकिन क्या अब जब शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं रहेगी, बांग्लादेश हमारे लिए उसी प्रकार का देश रहेगा या नहीं रहेगा? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या भारत बांग्लादेश के साथ में वैसे ही संबंध रख पाएगा या बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा? क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई सैनिक कार्यवाही कर सकता है या फिर भारत बांग्लादेश के खिलाफ उस पर नियंत्रण करने के लिए किसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही करेगा? ये सब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं
वो चेहरा जो कि बेगम खालिदा जिया का है। खालिदा जिया का राजनीतिक सफर क्या रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसकी प्रमुख रही है। प्रधानमंत्री के रूप में 1991 से 96 तक रही है। 1996 में एक बार फिर बनी, लेकिन कुछ सप्ताह के लिए बनी। 2001 से 2006 के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनी। यानी कि बांग्लादेश का अगर हम राजनीतिक इतिहास उठा करके देखें तो यही दो पार्टियां, यही दो चेहरे वहां की राजनीति में ज्यादा रहे हैं। ये वो बेगम खालिदा जिया है जो कि अभी 2024 में जब ये सब कुछ बांग्लादेश में तख्ता पलट की जो घटनाएं घटित हुई है उस समय तक जेल में थी। इनके खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए गए, इनको आरोपों में दोषी पाया गया और शेख हसीना की सरकार ने उनको जेल में डलवा दिया। लेकिन अब ये जेल से बाहर आ चुकी है। क्या ये अगली प्रधानमंत्री होगी? क्योंकि बहुत जल्द बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाने हैं और इस समय जब चुनाव होंगे तो शेख हसीना वहां नहीं होगी। यानी कि इनका दबदबा, इनकी पार्टी का दबदबा निश्चित रूप से रहने वाला है और ये वापस प्रधानमंत्री बन सकती है। इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन है ये? बेगम खालिदा जिया का संबंध जो है वो है उस व्यक्ति से जिसने इससे पूर्व बांग्लादेश की सत्ता को अपने हाथ में रखा हुआ है। जी हाँ, इनके पति जो थे वो थे बांग्लादेश की सेना में पहले सेना प्रमुख थे और जिन्होंने जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी उसके बाद जो सत्ता संभाली थी तो वो वही थे जिनका नाम था जिया उर रहमान, जिन्होंने की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, जिन्होंने सैनिक शासक के रूप में सत्ता प्रारंभ की थी, बाद में अपने आप को एक निर्वाचित राष्ट्रपति भी बना लिया था। तो उन्हीं से संबंध रखने वाली बेगम खालिदा जिया है जिन्होंने कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान की राजनीति में अपनी काफी मजबूत पकड़ बनाई है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो टकराव है, इस टकराव के बीच में अचानक बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ जो उथल पुथल हुआ है, इन सब से आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की, और वो है इस तख्ता पलट पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका का क्या इसमें कोई रोल है, क्या अमेरिका की इसमें कोई भूमिका है। जी हाँ, तो यहां पर हम देखेंगे कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका इस समय एक ऐसी नीति पर चल रहा है, वैसे तो अमेरिका की नीति हमेशा ही रही है कि जो अमेरिका की बात मान लेता है वो अमेरिका के लिए ठीक है, जो अमेरिका की बात नहीं मानता है अमेरिका उसको तबाह करने की सोचता है। आप देखिए पाकिस्तान में वर्तमान समय में जो सरकार है उस सरकार को अमेरिका ने एक तरह से अपनी शरण दे रखी है, कठपुतली सरकार है अमेरिका की। इससे जस्ट पूर्व अमेरिका में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार थी। अचानक इमरान खान जैसे ही अमेरिका विरोधी बने उनकी सरकार गिरवा दी गई, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। इमरान खान ने सोवियत रूस के प्रति थोड़ा सा मित्रतापूर्ण व्यवहार क्या दिखाया कि अमेरिका ने अचानक पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करवा दिया। तख्ता पलट ऐसा कि आज इमरान खान जेल में है और वहां पर सरकार बदल चुकी है, वो सरकार जो कि अब अमेरिका के इशारों पर काम कर रही है। जिस पाकिस्तान को अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं कर रहा था, आज पाकिस्तान को उसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से फंडिंग हुई है, IMF उसको मदद कर रहा है। क्यों? क्योंकि IMF को तो अमेरिका चलाता है, अमेरिका जैसा कहता है वैसा ही IMF करता है। तो यहां सीधी सी बात है, अमेरिका का रोल पाकिस्तान के अंदर रहा, पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन में। अमेरिका का रोल आज बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन में भी है, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश के निकट समुद्री इलाके में अपने नेवल बेस बनाने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था शेख हसीना पर, लेकिन शेख हसीना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने उनके खिलाफ इस प्रकार की चाल चली है जिसके तहत वहां पर तख्ता पलट किया जा सके। आज ये जो तख्ता पलट हुआ है उसमें अमेरिका की निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका है। और यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अमेरिका ने ऐसा कुछ भारत के लिए भी करने का सोचा और इसका खुलासा रूस जैसे देश ने किया है, जो ये कह रहा है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा भारत के साथ भी होने वाला था और काफी हद तक हुआ भी है। आप देख सकते हैं भारत ने रूस यूक्रेन मुद्दे पर रूस का खुलकर समर्थन किया है और इस पर अमेरिका भारत से नाराज बैठा है। अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और यह कहा कि उसे रूस का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ आना चाहिए, लेकिन रूस हमारा एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना मित्र रहा है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हम
कई मामलों में रूस से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और कई चीजों हम रूस को बेचते भी हैं। ऐसी स्थिति में हम रूस से अपने संबंध खराब नहीं कर सकते थे। अमेरिका के दबाव में आकर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया, भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, अमेरिका इससे नाराज हुआ और अमेरिका ने यह प्लान किया 2024 का चुनाव जो है उस चुनाव को प्रभावित किया जाए। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो एनडीए सरकार है, उस एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्हीं की सरकार को गिराना यहां अमेरिका की एक साजिश थी। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पाए, काफी हद तक सफल भी हो गए, क्योंकि जो सीटों में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है उसके पीछे अमेरिका की एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो इतना बड़ा रोल अमेरिका का यहां पर रहा है। जब हम अमेरिका की इस प्रकार की रणनीति की बात करते हैं तो अमेरिका के बारे में कुछ और चीजें जान लेना जरूरी है। ये देखिए, यह है अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना, कहां कहां अमेरिका ने अपनी सशस्त्र सेना को तैनात कर रखा है। तो आप देखेंगे यहां पर जो है अफ्रीकी कमान है, मध्य कमान है, यूरोपीय कमान है, उत्तरी कमान है, पैसिफिक कमान है, दक्षिणी कमान है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी कमान है। मतलब आप इसको देख लीजिए, पूरा विश्व है। पूरे विश्व में समुद्री क्षेत्र के अंदर अमेरिका ने जगह जगह अपने नेवल अड्डे बना रखे हैं, जिसको हम कह सकते हैं समुद्री सेना की ताकत आज अमेरिका में पूरी दुनिया में हर जगह फैली हुई है। अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण रख सके, अपनी पकड़ बनाकर रख सके। अगर किसी भी देश में उसको कोई भी हस्तक्षेप करना हो, कोई भी सैनिक कार्रवाई करनी हो, तो वो तुरंत इन बेस के माध्यम से कर सकता है। और ऐसा ही कुछ दबाव डालकर वो बांग्लादेश से भी करवाना चाह रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब यहां देखें आप, यह है अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका किस प्रकार का देश हमेशा रहा है, यहां पर आप अमेरिका की विदेश नीति में देख सकते हैं अमेरिका देशों के साथ कैसे संबंध रखता है। देखिए, अगर कोई लोकतांत्रिक देश है, जैसे हम बांग्लादेश को मान लेते हैं, एक लोकतांत्रिक देश था, अमेरिका से दोस्ताना नहीं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका क्या करेगा, वो दरिद्र प्लस तेल भी नहीं है उसके पास में, भरपूर तेल और खनिज संपदा है। अगर भरपूर तेल और खनिज संपदा है तो अमेरिका क्या करेगा, वो दरिद्र और तेल नहीं है तो क्या करेगा, उपेक्षा करेगा उसकी। ठीक है, भरपूर तेल खनिज संपदा वाला है तो परमाणु हथियार संपन्न है तो उसको अमेरिका लड़ेगा नहीं, बल्कि उसको पुचकारेगा और जरूरत पड़ेगी तो काम में लेकर उसको दूर भगा देगा। ठीक है, या फिर बगावत भड़काओ। देखिए यहां पर आ जाइए, ये है वो लास्ट वाली बात जहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है बगावत भी करवाता है, और अभी जो कुछ हुआ है वो बांग्लादेश के अंदर इसी का एग्जाम्पल है। अभी जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, तो ये बांग्लादेश में जो बगावत हुई है, ये बगावत अमेरिका का रोल आपको इस पूरे फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका चाहता ही नहीं है कि कोई देश अमेरिका के अगेंस्ट जाए, अमेरिका की बात न माने। इसी कारण से वर्तमान समय में हम भारत के इर्द गिर्द इस प्रकार के घटनाओं को घटित होता हुआ देख रहे हैं। भारत के लिए इन सभी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको मैं बता दूं, भारत दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका इसको पसंद नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, अमेरिका इसको पसंद नहीं कर रहा है। भारत सोवियत रूस के साथ अच्छे संबंध रख रहा है, अमेरिका की नजर में यह भी खटक रहा है। साथ ही साथ चीन भी ऐसा नहीं चाहता है कि भारत उसका एक शत्रु देश है, पड़ोस में वो देश है जिसके साथ एक बार वो युद्ध लड़ चुका है, और वो अगर ताकतवर बन जाता है तो चीन को इससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो चीन और भारत का कॉमन है। अगर भारत मजबूत होता है तो चीन कमजोर होता है, तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत मजबूत हो, इसलिए वो लगातार भारत को कमजोर करने के प्रयास करता है। भारत को कई बार बॉर्डर पर भी वो लगातार उकसाने की कोशिश करता है, जिससे भारत उसके साथ कोई युद्ध जैसा माहौल क्रिएट करे। ये सब कुछ जो है वो चीन कर रहा है। भारत के आसपास बांग्लादेश में देख लीजिए, अभी वर्तमान समय में तख्ता पलट चुका है। पाकिस्तान में जो शासन स्थापित हुआ है उस पर भी सेना की बहुत बड़ी कमान है, बहुत बड़ा कंट्रोल है। फिर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान शासन आ चुका है। अब अगर चारों तरफ भारत को इस प्रकार के अलग अलग तानाशाहीपूर्ण शक्तियों से कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पर सैनिक शासन है, या फिर वहाँ पर अलोकतांत्रिक शासन है, ये भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज हमने यहाँ पर जिस मुद्दे पर चर्चा की है वो ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर सभी लोग हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। आई थिंक कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जल्द ही इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन इससे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट सूचना, वो क्या है देखिए,
यहां देखें आप 3x खुशियां उत्कर्ष शिक्षा महाउत्सव यानी कि महोत्सव 13 से लेकर 21 अगस्त तक आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि समय ही ऐसा है, त्योहारों का सीजन है भाई, है ना, रक्षाबंधन आ रहा है। उत्कर्ष ऐप में कक्षा 6 से 12 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर पाएं स्वतंत्रता दिवस फ्लैट 78% डिस्काउंट। निर्मल सर का जन्मदिन है, उस अवसर पर आप देखें 13% और डिस्काउंट यानी कि अतिरिक्त छूट। यूज कूपन कोड NG13। रक्षाबंधन अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो मतलब आपको देख लीजिए 78% फ्लैट ऑफ, फिर 13% जन्मदिन के अवसर पर एक्स्ट्रा ऑफ, और फिर आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट पॉइंट मिल जाए, आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। आज ही उत्कर्ष के साथ में शुरू करें अपनी तैयारी इन सभी कोर्सेज के माध्यम से। एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए आप देख सकते हैं शिक्षा महाउत्सव जो चल रहा है 13 से 21 अगस्त, उत्कर्ष ऐप के 6 से 12 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर अभी जैसा कि मैंने बताया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फ्लैट 78% डिस्काउंट, निर्मल सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13% अतिरिक्त छूट, लेकिन इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना होगा NG13, और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको 100 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, 100% रिवॉर्ड पॉइंट। आर्ट्स और साइंस आप देख सकते हैं ओनली इन 2970 रुपीज, और कॉमर्स जो है ओनली 2200 रुपीज। बहुत अच्छा अवसर है। अभी तक अगर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अब भी अगर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, आप अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बुलंदियों को पा सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, CBSE, RBSE, UP, MP एंड बिहार बोर्ड, प्राइम बैच की फीस अभी जो बैचेस देखे थे उनसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज ज्यादा हैं। यहां कह सकते हैं 4,400 रुपीज फॉर आर्ट्स एंड साइंस, और कॉमर्स के लिए 3,190 रुपीज, जो ये डिस्काउंट्स मिल रहे हैं इन डिस्काउंट्स के बाद में, यानी कि डिस्काउंट ही डिस्काउंट। त्योहारों का सीजन, अपनी पढ़ाई त्योहारों के साथ एकदम शानदार बनाइए। मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट सूचनाओं के साथ। जय हिंद।